दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से मैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी में पूछा गया है 38वीं से 71वीं तक, साथ साथ सीडीपीओ टीआरई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का मैंने एक सीरीज शुरू किया है। और आज का टॉपिक जो है, आज का ये जो मतलब हम वीडियो रहेगा, ये मेरे हिसाब से शायद आज के वीडियो में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, हो जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। तो आप मेरे अगर हिस्ट्री फर्स्ट वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है, उसके बाद से लेके अब तक के सारे वीडियो में मैंने हिस्ट्री का लगभग क्या कंप्लीट कोर्स कराया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। आप इसको रिवीजन सेशन में अगर ऐड करते हैं अपने रिवीजन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री के 30-35 क्वेश्चंस में से कम आपको 20-22 क्वेश्चन तो इसमें से मिल ही जाएगा, अगर आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं तो उतना तो जरूर आ जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रिवीजन कीजिए। और चलिए मैं शुरू करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहले ये चीज़, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि कई बार ऐसा होता है सही नहीं है और सही है, और एग्जाम में प्रेशर रहता है दिमाग पे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो इस चक्कर में भी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यह है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो क्या है, देखिए। बी में क्या दिया हुआ है? केवल 2 और 3। तो क्या था? जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले थे और उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। उसके पहले क्या है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप तीनों का देखिए डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसमें से ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। वर्ष 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, न कि त्रिपुरी में। हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही हुआ था। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर से भेष बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। अतः सही विकल्प बी है। अंग्रेजी भाषा के इसी प्रश्न में प्रोविजनल की जगह प्रोविंशियल लिख दिया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया है। चलिए ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों फ्री इंडिया लीजन या इंडियन फ्री लीजन द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि संबोधन दिया गया था। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनको नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, कहाँ दी गई थी। तो ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो सी जर्मनी। अभी तुरंत मैंने एक बात बोला था, देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए, आजाद हिंद फौज
का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इसके संगठन में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। इन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो क्या है? आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान एवं शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। देखिए क्या है इसका। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को बड़ा झटका लगा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1942 में हुई है। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी नाम आजाद हिंद फौज का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन के प्रस्तावों में आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केपी के मेनन, नेद्याम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स पर भी आधारित होता है। तो आप डेट जरूर याद रखिएगा कि किस डेट को हुआ था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डेट एकदम मेंशन किया रहता है और वो इतना क्लोज दिया रहेगा, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। तो आप जितनी बार डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जितनी बार वीडियो देखेंगे, उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? वही जनरल मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक मोहन सिंह। देखिए टीचर्स के एग्जाम में भी पूछा है, टीआरई में, ये सीडीपीओ में पूछा है। तो इसलिए जो भी एस्पायरेंट सीडीपीओ टीचर बीपीएससी दे रहे हैं ना, उसके उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये है मोहन सिंह। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश वकील कौन थे? तो ये थे भूलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में प्रारंभ हुआ लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। भूलाभाई देसाई आजाद हिंद बचाव समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु जब सिंगापुर द्वीप जापान के अधीन वर्ष 1942 से 45 तक था, जापान के अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलय का अंग था, मलाया। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई है सिंगापुर में। देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछा हुआ है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो ये देखिए 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद की
अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः कौन से धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देशों की सूची इस प्रकार है: जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा या म्यांमार, ये जापान समर्थित सरकार थी वहां पे। फिलीपींस, जापान द्वारा प्रायोजित दूसरा गणराज्य। मंचूकुओ मतलब मंचूरिया, चीन में जापानी कठपुतली सरकार। वांग जिंगवेई शासन, या इसको बोलते हैं नानजिंग, चीन में अपनी कठपुतली सरकार। तथा क्रोएशिया धुरी शक्तियों द्वारा समर्थित देश। कुछ स्रोतों में स्लोवाकिया व अन्य धुरी संबद्ध देश का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृत देशों की संख्या 9 ही है। हालांकि ये मान्यताएं प्रतीकात्मक थी। ये क्या है इसका नोट देखिए: वांग जिंगवेई शासन को नेशनलिस्ट चीन अथवा चीन नानकिंग नानजिंग शासन भी कहा गया है। इसमें देखिए एक नया क्वेश्चन भी निकल के आया है, तो डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा आप लोग। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था? सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता है। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939-45 अंडमान और निकोबार द्वीप ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर वर्ष 1942 में जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस द्वीप पर जापान का अधिकार वर्ष 1945 तक बना रहा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप को प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। इस द्वीप की कमान संभाले जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? तो यह है S.A. डांगे। उपयुक्त विकल्पों में प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे S.A. डांगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। इसमें देखिए प्रेम कुमार सहगल को प्रेम सिंह सहगल लिख दिया गया है, लेकिन खैर। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। उसके बाद क्या है? इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी का समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? तो वही ये हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री में सारा ही टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसका सी है, केवल दो। क्या है? सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन सन 1946 में, जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा दो अन्य सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे, को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने को भेजा गया था। सदस्यों का नाम पूछता है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये भी पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे, दो अन्य सदस्य का नाम अलग से दे देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस या सर पी लॉरेंस।
कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये देखिए इसमें से कोई ऑप्शन, क्योंकि 1946 में आया था, इसमें सब 42 दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची तत्कालीन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे। इसके अध्यक्ष वहीं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे, तथा अन्य दो सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वेवल। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जे एंड्रयू। देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार बदल बदल के पूछा गया है बीपीएससी में। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। ये बहुत लंबे टाइम तक रहे थे अबुल कलाम आजाद। वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। अब अंतरिम सरकार का गठन 1946, नया टॉपिक। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। ये देखिए टीचर्स एग्जाम में भी पूछा है और सरस्वती बीपीएससी में भी पूछा है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। सैयद अली जहीर को विधि और संचार विभाग। इन्होंने इस पद पर सितंबर 1946 से अक्टूबर 1946 तक कार्य किया, दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों, राज्य विभाग, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। अब आ गया भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। चलिए देखिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। 20 जनवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 तक की थी घोषणा। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न लिया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां किसे दी जाएं, किसी केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्र में प्रांतीय सरकार को या भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके को। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो देखिए दोस्तों ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। यह 16 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम है सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ लाइन आज तक उसी को माना जाता है भारत पाकिस्तान की सीमा।
30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग, बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया। इन आयोगों का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तय हुई, जिन्हें बाद में संबंधित हिस्सों में भारत पाकिस्तान, बंगाल वाले हिस्से में वर्तमान भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में अपनाया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देसी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा अलग अलग स्टेट्स डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट्स डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। भारत विभाजन मतलब सत्ता हस्तांतरित के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता तो जेबी कृपलानी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। देखिए कितनी बार पूछा है। फिर सेम क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ये थे लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945-1951 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसका क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में मिक्स है, कंबाइंड है। कुछ पोर्शन इसका पॉलिटी का भी है, लेकिन देखते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1773 में। ब्रिटिश संसद ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। ये सब एक्ट याद रखिएगा। 73 में कौन सा था, 86 में कौन सा था, किस एक्ट में क्या हुआ था। आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब बताते चलती हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया जाना, नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानी था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का ये किया गया, आरंभ किया गया? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं जिसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार
द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था कि पार्लियामेंट्री सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के राज्य सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट वही है, 1919 का आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तत्कालीन भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड लॉयड जॉर्ज थे। वे वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड यूके के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब क्या है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि ये सब उसके पहले का है और संविधान के विकास में ये नहीं था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है वो 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? तो देखो इसमें से कोई नहीं है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हजरत मोहानी और देखो लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान 12 अप्रैल 1936 को अपने अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य रियासतें दोनों शामिल थे। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की क्या? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवहार। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलस्वरूप आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। तो देखिए क्या क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत में संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं है। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। किस अधिनियम ने अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, पूछ सकता है कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा किस अधिनियम पर आधारित? तो ये 1935 के अधिनियम पर। किस अधिनियम में भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ही
औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत के विभाजन को स्वीकृति दी और दो नए राज्य स्वतंत्र राज्य डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के गठन को विधिक आधार प्रदान किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट प्राप्त हुई और इसके तहत 15 अगस्त 1947 से भारत तथा पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के अस्तित्व में आने का प्रावधान किया गया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उनके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये होगा द्वैध प्रणाली। मुद्दिमन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दिमैन के नेतृत्व में की गई थी। इस समिति को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे। शिवस्वामी अय्यर, आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, विजय चंद मेहताब, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1925 में दी थी। अब क्या है? आधुनिक इतिहास का विविध। अब आधुनिक इतिहास का ऑलमोस्ट वो सारा टॉपिक हो गया, बाकी मिसलेनियस जो चीजें हैं वो इसमें देखा जाए। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इनका नाम था थियोडोर बेक। MAO कॉलेज मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यहाँ जो मुस्लिम अलगाववादी प्रवृत्तियां उभरी उन्हें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों में MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य कौन थे? थियोडोर बेक प्रमुख रहे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये सारी चीजें जो पहले से पढ़ी हुई हैं उन लोग वो ही सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन फिर भी ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, वापस फिर से रिवीजन हो जाएगा। इसमें 3124 ऑप्शन है। 3 मतलब बांडीवास की लड़ाई, उसके बाद है राजा नंद कुमार को मृत्यु दंड, फिर सालाबाई की लड़ाई, फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु। इन चारों घटनाओं को के वर्ष देखो। वांडीवास की लड़ाई, बैटल ऑफ वांडीवास, या तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई निर्णायक लड़ाई थी जो 1760 में हुई थी। यह चारों में सबसे प्राचीन घटना है। उसके बाद है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। बंगाल के उच्च ब्राह्मण और पूर्व दीवान राजा नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। यह घटना 1775 में कलकत्ता में हुई। सालाबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए समझौते को सालाबाई की संधि कहा जाता है। यह संधि 1782 ईस्वी में हुई। और टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए थे। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष 214 दिन तक शासन किया और निकटतम उत्तर के रूप में एक का चयन किया जा सकता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है 1877 ईस्वी में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 ब्रिटिश संसद द्वारा अप्रैल 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज फिफ्थ को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है
उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों का नारा है दिया, भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। वर्ष 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा के अग्रणी थे, इसलिए विकल्प डी इसका सही है। देखिए टीचर्स एग्जाम में पूछा है। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया है? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास की जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, परंतु गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया और मांग निरस्त कर दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, भाईचारा का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16 था। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सी है। सी में क्या दिया हुआ? 1 और 3। मतलब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ है। कांग्रेस में फूट या विभाजन जो 1907 के सूरत के अधिवेशन में हुआ है और यहाँ 1908 दिया हुआ है, इसलिए वो ऑप्शन सही नहीं है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे। उन्होंने वर्ष 1923 में बनारस में आयोजित हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया था। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया तथा हिंदुस्तान और द इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार बोस। बंगाल के नोआखली क्षेत्र में फैले हिंसा के दौर में महात्मा गांधी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानवशास्त्री और गांधीवादी नेता निर्मल कुमार बोस थे। उन्होंने बंगाल में महात्मा गांधी के दुभाषी के रूप में भी कार्य किया। वह वर्ष 1946-47 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो क्या था? देखिए बम्बई योजना वर्ष 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात, प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इसी इसी पे क्या होगा? ई ऑप्शन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा है ई में, इसीलिए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो यह जोरावर सिंह। और कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ की गवर्नर जोरावर सिंह ने
1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख, बल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1881 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। अमृतसर की संधि मार्च 1846 के तहत औपनिवेशिक शासकों द्वारा कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर को साथ में एकीकृत किया। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो क्या है? 1, 4 और 5। लईक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दूसरा क्या है? चौथा है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए दोस्तों। मीर लईक अली हैदराबाद के निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट या निज़ाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत के सम्मेलन हेतु ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में लगभग 5 दिनों की अवधि का था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 1, 4 और 5 ही सही है। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये महात्मा गांधी का कथन है, जो इन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये इसका क्या है? कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। होम रूल 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। अंत्योदय के विचार को गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने किसी कदम या नीति की कसौटी के मूल्यांकन के लिए समाज के सबसे गरीब कमजोर व्यक्ति के लाभ को उस कदम नीति के मूल्यांकन का पैमाना माना। उनका यही अंतिम व्यक्ति केंद्रित विचार अंत्योदय के विचार की आत्मा है। हालांकि अंत्योदय के विचार या दर्शन को लोक प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। भारत में वो महान एकता करता थे जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के लिए साथ भी स्वीकार कराया था। यह कथन किसने कहा है? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे अरसे तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए हैं? तो ये हैं जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की थी। अम्बाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अम्बाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है? तो 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे।
नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की है? तो इसका है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों से आग्रह, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, और भारत की गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये सारी चीज़ों को करने के बाद राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है इसका ऑप्शन? बी है, BADC। इसमें सही मतलब घटना कौन सी घटना कब हुई है? तो सबसे पहले साइमन कमीशन है। चलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ देती हूँ। सबसे पहले दांडी मार्च है, ठीक है, ये 1930 में हुआ है। फिर साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ है। उसके बाद है पूना समझौता 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो इस घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है वो BADC है, जो विकल्प बी में प्राप्त होता है। डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया है। ये सब किसने लिखे हैं? तो ये है A S गोपाल, इनका नाम है। डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी का मोड़ आया, यह कथन S गोपाल का है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। देखिए क्या है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। इसको सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसका नहीं माना गया है कुछ, तो आंसर में गड़बड़ है। इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था। इसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में नोआखली बांग्लादेश का हिस्सा है, न कि पश्चिम बंगाल राज्य का। भारत के विभाजन के पूर्व यह बंगाल प्रांत का भाग था। तो इसको मिलाना था और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ दिया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के किस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था? यह उदारवादी दल के। चल मैं क्वेश्चन के साथ ही इसका ये आ गया है इसमें। खैर आप लोग इसका देख लीजिएगा दोस्तों थोड़ा। दादा भाई नौरोजी 1825 1917 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के बीच राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना और भारत की समस्याओं को ब्रिटिश जनता और सरकार के सामने रखना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं? तो ये बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम नामक एक विद्यालय प्रारंभ किया। 23 दिसंबर 1918 को गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की नींव रखी थी और 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ रिंग्स के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया है? तो अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्त्री थीं। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गईं। 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रहीं। वर्ष 1958 के दिल्ली की मेयर बनी और 1958 में ही पेट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने वर्ष 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। देवबंद की उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। मजमिल अल नदवा जो अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है, को उर्दू पत्रिका अल नदवा में प्रकाशित किया गया था। वे वर्ष 1940-1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वे वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृतांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो सियारदास देशबंधु। देखिए इसमें क्या है। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, जबकि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 व 1910 में चुने गए। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेता ये भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत की पहल पर शुरू किया गया था। ध्यातव्य है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में किया गया था। कंपाला जगह युगांडा में स्थित है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुटनिरपेक्षता। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की निवासी थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान उत्तर मैसेडोनिया के स्कोप्जे नामक शहर में हुआ था।
वर्ष 1929 में कोलकाता आई मदर टेरेसा ने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की 1950 में, और बेघर बीमार लोगों एवं दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रय गृह की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में 79 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो क्या है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की, तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो मालिकाना अधिकार आधार पर चलाया जाता था। पंचशील का मुख्य विशेषता है क्या, तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया था। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण अथवा एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसे अंततः संघर्ष हुआ था, तो ये पंचशील समझौता। एएसआई के पहले निदेशक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना में अलेक्जेंडर कनिंघम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वे इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और क्या है सही सम्मेलन, संगठन है और मुख्यालय है। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, आईएनए आजाद हिंद फौज रंगून। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कोटों का चयन करना है। तो राजनीतिक संगठन और इसके संस्थापक हैं खाकसार इनायतुल्ला मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी.आर. अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे जॉस्टिन चैम्बरलेन। भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। इसके नेता अल्ताफ अहमद हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया इराक की। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा पश्चिमी ईरान के क्षेत्रों में विकसित हुई है। इजिप्टियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। सही कथन क्या है, आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट 5वीं-6वीं ईस्वी के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराहमिहिर थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। गणित सार संग्रह में सोने को भी संख्या माना गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, तो यह है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ई रामास्वामी नईकर, जस्टिस पार्टी, ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज। देखिए वही चीज है डिस्क्रिप्शन कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट
यह 21 बंगाल गजट और द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवाइजर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले, वे कलकत्ता क्रॉनिकल से संबद्ध नहीं थे। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। ईवी रामास्वामी नयकर दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। वे आगे चलकर जस्टिस पार्टी से जुड़े। ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। मूल शंकरिया स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के वेदों के शुद्ध अर्थ एवं वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्हें बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। इनकी अन्य पुस्तक रचनाएं पाखंड खंडन, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडनम, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये गीता रहस्य उनका लिखा हुआ है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी का यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने पुस्तक का पहला मसौदा ड्राफ्ट मांडले जेल में 1910 से 1911 की शीतकालीन अवधि में तैयार किया था। इसके बाद जैसे जैसे नए विचार मेरे मन में आते गए, मैंने उस प्रारूप में समय समय पर सुधार किया तथा पुस्तक के जिन भागों को आवश्यक पुस्तकों के अभाव में अधूरा छोड़ना पड़ा था, उन्हें कारागार से मुक्त होने के बाद पूरा किया। इससे स्पष्ट है कि गीता रहस्य पुस्तक का अधिकांश हिस्सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में ही लिखा गया तथा कुछ हिस्सा जेल के बाहर। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो ये देखिए, ये प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने 1803-4 में लिखी गई प्रथम पुस्तक तुहफत उल मुवाहिद्दीन था, जिसका प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ है। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी भाषा में की गई थी, जबकि इनकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रह का प्रकाशन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं है। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? इनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन का उल्लेख किया गया था तथा किसानों में शोषण की बारीकी से उभारा गया है। नील दर्पण पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा से अंग्रेजी अनुवाद बिना अनुवादक का नाम बताए 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके अनुवादक को केवल एक देशी व्यक्तिया के रूप में लिखा गया है। मूल पाठ में लिखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली बाय अ नेटिव। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने वाला तथा उसकी देखरेख करने वाले जेम्स लांग ने भी कभी इसके अनुवादक की पहचान को उजागर नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शिवनाथ शास्त्री जैसे समकालीन विद्वानों की मान्यता थी कि इसके अनुवादक माइकल मधुसूदन दत्त है। हालांकि यह धारणा व्यापक है कि माइकल मधुसूदन इसके अनुवादक हैं, पर इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1868 ईस्वी में अमृत बाजार गांव में, जो वर्तमान में जेशोर जिला बांग्लादेश में स्थित की गई है, किंतु गांव में महामारी का प्रकोप फैलने के कारण इसका कार्यालय 1871 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने द बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने लिया था। 1901 में दादा बेनर्जी ने की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई है?
तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, फिर वही दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, द बंगाली और द मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो अमृत बाजार पत्रिका। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्रम, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान मातृभूमि आदि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया है तो महात्मा गांधी ने। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ना पहले भी सॉल्व किया जा चुका है इसके पहले की वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार फिर से करा ही दे रही हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन में आसानी हो और याद हो जाए। यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौर में अत्यंत प्रभावशाली मंच बना। इसे 1919-1931 के बीच महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया था, इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न को हटा दिया है। उसके बाद क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यही है यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। ये अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ा तथा युगांतर एवं संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये थे अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी इस लेख श्रृंखला द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है? तो वही अरविंदो घोष ने। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जनवरी 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में है। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र के संपादक के रूप में गिरीश चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। आगे चलकर हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अतः इस कारण कुछ पुस्तकों में हिंदू पैट्रियाट की संस्थापक के रूप में गिरीश चंद्र घोष नाम आता है, जबकि मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष दोनों की इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? तो सी.आर. दास ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल अल हिलाल का संपादन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था।
ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर आदि अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड अखबार के संचालन से क्रमशः सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली जुड़े हुए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक वही अबुल कलाम आजाद। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रही? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। द हिंदू की स्थापना 1878 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में 6 युवा राष्ट्रवादियों द्वारा मद्रास में की गई थी। यह अखबार 1878 ईस्वी में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और 1889 में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। इसमें क्या है? पुस्तक और लेखक का नाम। तो इसको मैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो यह है वैलेंटाइन चिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है झंडा गीत किसने? तो श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह गीत बाद में सन्यासी विद्रोह की पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो वही आनंद मठ। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी आदि। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, माई फेवरेट टेल्स ऑफ रोज ये क्या है नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों के उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। अब क्या है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखिए बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एसएन सेन 1857, एरिक स्टोक्स किसान और राज, एबी एसबी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं तो मौली कवि। उद्वंत प्रकाश 18वीं सदी की रचना है जिसके रचनाकार मौली कवि थे।
मौलिक कवि ने दो अन्य रचना उद्वंत विनोद एवं बाण सिंह की भी रचना की है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सागरिका घोष। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनीता नारायण। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ती हैं। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक हैं तो नीरद सी चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लिखा है तो नीरज सी चौधरी ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा 1951 में प्रकाशित पुस्तक है। आत्मकथात्मक विधा में रचित इस पुस्तक को नीरज सी चौधरी ने 1897 ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित अपने जन्म के से प्रारंभ किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के ह्रास के अपने अनुमान का चित्रण किया है। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? तो यह बिजनेस एज अनयूजुअल। अनीता रॉडिक ने बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियां बॉडी एंड सोल, क्या है, टेक इट पर्सनली, अ रेवोल्यूशन इन काइंडनेस आदि है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 56 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन द गीता पुस्तकें लिखी है। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट साई के लेखक वर्तमान मूल में वह भारतीय मूल के सलमान रुश्दी हैं। इसका प्रकाशन 1995 में हुआ था। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना न संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन है? तो इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ था। अब ये देखिए, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम है, क्या है? चार्ल्स डिकेंस, अ क्रिसमस कैरल। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नॉवल। खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वुमन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है कला एवं संस्कृति। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो यह है राजों की बावली। दिल्ली के महरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित राजों की बावली लगभग 1506 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी के काल में निर्मित 4 स्तरीय 4 टायर्ड सीढ़ीनुमा कुआं है, जो लोदी काल की स्थापत्य एवं जल संरक्षणा तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो एएसआई ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से राज्यों की बावली का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। चित्रकूट जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया है? तो हरिद्वार में। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में 1998 में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह सिटी पैलेस के निकट स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशिवला यंत्र, कपाली यंत्र जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं जिनसे सूर्य की एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। उल्लेखनीय है कि सवाई राजा जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु
5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पर है जंतर मंतर, ये वेधशालाएं तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ या अवनींद्रनाथ टैगोर, अभिंद्रनाथ टैगोर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे द्वारा 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। निम्नलिखित राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य तो देखिए इसको मैं पढ़ती हूँ। आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी और राजस्थान का घूमर। थांगडिग्युट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार में। थांगडिग्युट महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्योहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। यह त्योहार म्यांमार के थिंगयान त्योहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। ध्यातव्य है कि यह त्योहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व का दिन, पूर्णिमा का दिन एवं पूर्णिमा के एक दिन पश्चात का दिन शामिल है। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा और चित्रदुर्ग किला कर्नाटक। 1 और 2 दोनों सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जनपद के थानेसर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में। बारावती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा के कटक क्षेत्र में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पारंपरिक खेल और जहाँ खेले जाते हैं। कराली पयटू यह केरल का, तीरंदाजी मणिपुर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु और मलखम्ब मध्य प्रदेश में। अब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राज्य युग्म सही है? तो ये है आपका 1 और 2 दोनों में। मोढेरा नृत्य है महोत्सव गुजरात में और बाणेश्वर मेला राजस्थान में। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2 और 1, 3 और 4 क्या क्या है? यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है। महाभारत, राधा कृष्ण, वल्ली, मुखा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। और पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मामल्लपुरम नृत्य उत्तर भारत में उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। यह महाबलीपुरम में 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। अतः कथन 2 असत्य से सभी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर मनाया जाता है। राजस्थान में यह चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन लड़कियां व महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। होयसल कला के संबंध में इस पे विचार करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ दोस्तों। होयसल शैली 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पड्डकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, तो 3 भी सही है। होयसल मंदिर अलंकरण से युक्त है। अलंकरण में सेलखड़ी का प्रयोग अधिकता में किया जाता है। सेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है। अच्छा, सेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है, तो कथन 4 गलत है। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या है इसका सही? कौन कौन से? 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्या है? पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर ज्ञान तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहू असम में मनाया जाता है और पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की परेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो यह एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है ये? एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है।
जिसका पुनर्निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। आगे चलकर चलकर विजयनगर शासकों ने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। यह नृत्य प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना था। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान भक्ति संत कबीर की मृत्यु स्थली पर 1987 को मगहर महोत्सव का आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ? तो वही है मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। टीआरई का क्वेश्चन है ये। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने से के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह गैर सरकारी संस्थान था जिसका मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो ये देखिए इसका आंसर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम रंगग्राडो फर्स्ट ऑफ मे की दर्शक क्षमता 1 लाख मतलब 1.5 लाख, कुछ स्रोतों के अनुसार 1,14,000। तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसका दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति की मूर्तिकार, एक मिनट, अच्छा, बना हुआ है कहाँ पर है? तो यूएसए में है, फ्रांस में हुआ था। मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी हैं। जिस आधार पर इसे स्थापित किया गया था उसके वास्तुविद रिचर्ड मॉरिस हंट तथा आंतरिक ढांचे के अभियंता अलेक्जेंडर गुप्ताल एफिल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया है। तो अब तक 38वीं से 71वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, टीआरई, ये सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है उसका सारा वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र पर बना दिया, अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग एक बार बैठेंगे तो आप लोग को घटना चक्र फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है। आप लोग का रिवीजन अगर आप लोगों को करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ सजेशंस देना है तो आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी जीएस की तैयारी, जिसको भी हिस्ट्री पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिहार दरोगा हुआ, टीचर हुआ, बीपीएससी हुआ, सीडीपीओ हुआ या बिहार एसएससी हुआ, किसी भी कंपटीशन में ये आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा सही साबित होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुनिए, खूब ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी मेहनत सफल हो रही है, मैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में। तो मैं आप ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो साइंस का रहेगा, घटना चक्र के साइंस का। क्योंकि अगर आप लोग बीपीएससी पीटी जो कि जुलाई में है, अगर आप लोग उसको देना है और 4 पोर्शन पे आप कमांड रखते हैं, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ जाते हैं, साइंस का पोर्शन अच्छे से पढ़ जाते हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ जाते हैं और बिहार स्पेशल अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, तो इस 4 सेक्शंस में मिला के आपको 100 क्वेश्चन आराम से आते हैं। और बाकी पॉलिटी है, इकोनॉमी है और मैथ्स है, ये सब पोर्शन है। तो आप अगर इस 4 पे कमांड रखते हैं तो आपका कंपटीशन निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। और चलिए अब मैं यहाँ इसको ख़त्म करती हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।